नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर होती है। शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है और एक 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने का एक्सेस मिलेगा। फ्री और प्लस प्लान में क्या फर्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, प्लस में कंप्लीट होता है। फ्री में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, प्लस में अनलिमिटेड रहते हैं। फ्री में लिमिटेड PDF नोट्स मिलते हैं, प्लस में अनलिमिटेड मिलते हैं। फ्री में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है, प्लस में रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाएं प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर RS एग्जाम एवरी संडे 4 PM। आरपीसी न्यू अनाउंसमेंट, बूस्ट योर आरपीसी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री। एक्सपीडिशन 50 डेज RS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम ऑनगोइंग बैच चाहिए। सर्वश्रेष्ठ RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ क्रैश कोर्स ऑनगोइंग बैच चाहिए भी। सर्वश्रेष्ठ RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ स्टार्टिंग डेट 17 सितंबर है। विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी स्टार्टिंग डेट 22 सितंबर है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप RPSC पे। RAS, RPSC SI, पटवार, हेडमास्टर, वन रक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JBBNL, लीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। जो डिस्काउंट है वो सब्सक्रिप्शन पर 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपए का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपोर्टेंट राजस्थान GK और इंडियन GK के क्वेश्चन, जिनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। टॉप 40 जो क्वेश्चन है ना, वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कालीबंगा कहाँ पे है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पे है? काफी इजी क्वेश्चन है। गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कालीबंगा कहाँ पे है? ये आपको आंसर बताना है। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इजी है। कहाँ पे है? राजस्थान, हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कहाँ पे है? वो भी हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसका वर्तमान अवशेष प्राचीन अवशेष कौन सा है? सरस्वती नदी। ठीक है ना। तो इसके किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता।
काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे भी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नगर कितने थे? मुख्य नगरों की बात चल रही है यहाँ पे। वैसे तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन मुख्य नगर कौन से थे बताइए भी। 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5, 6, 7, 8, बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने नगर थे भी? 6 नगर थे। ठीक है, कितने थे? 6। कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर था सनहुदड़ो, फिर था कालीबंगा, फिर था धोलावीरा और एक था लोथल। ये 6 बड़े नगर माने जाते हैं जो कौन सी सभ्यता में थे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी भी? 2 राजधानियां थी, 3 थी, 4 थी, 1 थी, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? ये आपको आंसर देना है। 2, 3, 4, 1, बताइए कितनी राजधानियां थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? बी, यानी कितनी राजधानियां थी? 3 राजधानियां थी। अब दरअसल यदि अपन बात करें तो स्टुअर्ट पिगट है ना, स्टुअर्ट पिगट, उसने कहा था कि सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी। सिंधु सभ्यता की कौन सी थी? जुड़वां राजधानी। कौन सी थी भी ये? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी, ये स्टुअर्ट पिगट ने बताया। जबकि दशरथ शर्मा ने बताया कि सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी थी वो थी कालीबंगा। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पंजाब क्षेत्र था ना सिंधु सभ्यता में, उसकी राजधानी थी हड़प्पा। ठीक है, जो सिंध क्षेत्र था ना उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। और जो गग्गर हकरा क्षेत्र था ना, जहां पे सर्वाधिक विस्तार था, उसकी राजधानी बताई गई है कालीबंगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु सभ्यता की कितनी राजधानियां होगी? 3 थी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था भी? जौ और चावल थे, दूध और इसके उत्पादक थे, चावल और दाल थे, सब्जी और फल थे, बताइए। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल, बताइए। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा। आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पहले फसल अस्तित्व में आई थी वो जौ थी, जिसे क्या कहा गया? यव कहा गया। उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल, तो उस समय जो फसल अस्तित्व में आई थी वो कौन सी थी? चावल थी, जिसे क्या कहा गया है भी? तंदूल कहा गया। चावल को क्या कहा गया है? तंदूल। इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? यानी वैदिक काल की बात चल रही है कि वैदिक काल में निम्न में से कौन सा अन्न था जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया? जौ लाया गया था, चावल लाया गया, गेहूं लाया गया या राई लाया गया? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। यानी ऋग्वैदिक, सीधे वैदिक काल मान लो। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई, बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? जो मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, जो कौन से काल में अस्तित्व में आया था? ऋग्वैदिक काल में। इसे क्या कहते थे भी? यव। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? यानी सबसे पहले वैदिक जो लोग थे ना, उन्होंने कौन से धातु का प्रयोग किया था? लोहा का किया था, तांबा का किया था, सोना का किया था, या चांदी का किया? बताइए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया इनमें? ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का। तो इसका सही आंसर रहेगा बी रहेगा। यानी सबसे पहले वो तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। कौन? वैदिक काल में तांबे और कांसे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अयस्क कहते थे। ये कौन से काल में अस्तित्व में थे भी? ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक में। जबकि उत्तर वैदिक जो काल था, उस समय जो धातु अस्तित्व में आया वो कौन सा था भी? लोहा था। कौन सा धातु अस्तित्व में आया था? लोहा। और जो लोहा धातु है ना, उसे किस नाम से जाना गया? श्याम अयस्क के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। उसे कृष्ण अयस्क भी कहते थे। साथ में क्या कहते थे? कृष्ण अयस्क। एक ही बात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी? बी रहे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? यानी महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था भी? वज्र स्वामी हुआ था, सुदर्मन हुआ था, मल्लीनाथ हुआ था, या गोसाल हुआ था? बताइए, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बता दीजिए क्या रहेगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सुदर्मन। यानी महावीर स्वामी जी का जो निधन है वो 527 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है ना। कहते हैं कि जो सुदर्मन थे ना, वो जीवित रहे थे, बाकी जो थे ना, इनके समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी महावीर स्वामी जी से पहले ही। ठीक है ना। तो इसलिए जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद में जो अध्यक्ष है ना, वो कौन बने थे? सुदर्मन। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? यानी इसमें इनमें से किसके द्वारा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की गई थी? स्थूलबाहु के द्वारा की गई थी, हेमचंद्र के द्वारा की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, या स्वयंभू के द्वारा की गई? बताइए, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है उसके जो रचनाकार थे वो कौन थे भाई? स्थूलबाहु थे, हेमचंद्र थे, भद्रबाहु थे, या स्वयंभू थे? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा। यानी कल्प सूत्र की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई थी। भद्रबाहु वही है, आपको पता है ना कि प्रथम जैन संहिता के बाद में जैन संप्रदाय का विभाजन हो गया था। ठीक है, एक श्वेतांबर में बंटा था, एक कौन सा था? दिगंबर। तो जो श्वेतांबर है ना, इसके जो प्रवर्तक थे वो तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। जबकि जो दिगंबर के जो प्रवर्तक है वो कौन थे भी? भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ये जो भद्रबाहु है इनके द्वारा ही किसकी रचना की गई थी? कल्प सूत्र की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था? अहिंसा जोड़ा था, सत्य जोड़ा था, अपरिग्रह जोड़ा था, या ब्रह्मचर्य जोड़ा? बताइए। यानी जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या इसका सही आंसर रहेगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर इसमें रहेगा कि 5वें महावर्त के रूप में जिसे जोड़ा गया था वो कौन सा था भी? कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। ठीक है, पार्श्वनाथ जी है ना, दरअसल ये 23वें जैन तीर्थंकर माने जाते हैं, और इन्होंने एक्चुअल में 4 महावर्त बताए थे जिन्हें चातुर्याम कहा जाता है। वो कौन कौन से थे भी? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जबकि 5वां जो महावर्त था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर जी स्वामी ने। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो 5 महावर्त है ना, ये जैन भिक्षुओं के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? जैन भिक्षुओं के लिए होते हैं।
जबकि जो गृहस्थ जीवन में निवास करते हैं ना, उनके लिए क्या होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं। इसका कारण इसमें यह है कि गृहस्थ जीवन में जो धन के संग्रह में और ब्रह्मचर्य के पालन करने में कुछ छूट दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो सूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ पे थी भी? महिष्मती थी, मथुरा थी, तक्षशिला थी या विराटनगर था? पिछली बार रीट में भी आया था क्वेश्चन कि जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? महिष्मती, मथुरा, तक्षशिला, विराटनगर। कौन सी थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। महिष्मती, मथुरा, तक्षशिला, विराटनगर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें वो कौन सा रहेगा? सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी इसमें भाई? वो थी मथुरा। ये जो सूरसेन महाजनपद है ना, ये दरअसल मथुरा और जो राजस्थान में कुछ भरतपुर का भाग था, यहाँ पे सूरसेन महाजनपद आता था और इसकी राजधानी कौन सी थी भी? मथुरा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान है ना, वहां पे कौन सा जनपद था, ये आपको आंसर बताना है भाई। अवंती था, कंबोज था, गांधार था या कुरु था? बताइए। वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां पे कौन सा जनपद था? अवंती, कंबोज, गांधार, कुरु। क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए, बताइए। काफी इजी है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? गांधार रहेगा। यानी गांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है ना, वो जनपद था पाकिस्तान में। ठीक है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही तो पड़ता है ना। तो इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा, गांधार। अगला क्वेश्चन है कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भी? गिरिवर्स थी, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, जयपुर थी? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी भी? गिरिवर्स थी, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, जयपुर थी? क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बता दीजिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? बताइए। गिरिवर्स थी, पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, जयपुर थी? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा। यानी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी मानी जाती है भी? गिरिवर्ज मानी जाती है। गिरिवर्ज एक शहर के रूप में प्रचलित हुआ था फिर राजगृह। फिर जो उदयन है ना, उसने गंगा और सोन नदियों के तट पर बसाया था पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। तो इसके बाद में इनकी राजधानी कौन सी बन गई थी? पाटलिपुत्र बन गई। ठीक है, तो इसे इसमें प्रारंभिक पूछा गया है, तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानी जाती है? गिरिवर्ज ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भी? पुष्यमित्र को कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, कनिष्क को कहते हैं या समुद्रगुप्त को कहते हैं? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? यानी प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है भी? पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? किसे कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन? बता दीजिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता है कौन सा रहेगा? डी रहेगा। यानी गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, ये 100 युद्धों का विजेता था। कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता था समुद्रगुप्त। और ऐसे ही नेपोलियन ने भी काफी युद्ध जीते थे, आपको पता है यूरोप में था। और इसीलिए जो स्मिथ है ना, स्मिथ, उसने समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन। क्या कहा था इसे? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया था? स्मिथ के द्वारा कहा। अगला क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी इनमें से गुप्त वंश के कौन से शासक ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी? यह आपको आंसर बताना है। समुद्रगुप्त ने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी या रामगुप्त ने धारण की थी? बताइए।
परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक इनमें से कौन था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या रामगुप्त था? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। कौन था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें कौन था भी, चंद्रगुप्त द्वितीय। सी रहेगा करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से? विक्रमादित्य। विक्रमांक भी तो कहते हैं ना चंद्रगुप्त द्वितीय को, नरेंद्र भी तो कहते हैं ना। उन्होंने ही कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत। अब परम भागवत ना, ये दरअसल वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे ना, उनके द्वारा धारण की जाती थी। एक्चुअल में ये जो उपाधि है ना परम भागवत की, ये बाद के शासकों ने भी धारण की थी, लेकिन इसमें सबसे पहले पूछा है भी सबसे पहले किसने धारण की थी, तो सबसे पहले इसे किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? यानी इनमें से कौन सा गुप्त शासक था जिसने हुनों को पराजित किया था? वे चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था या स्कंदगुप्त ने किया? बताइए। यानी इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था, ये आपको आंसर बताना है। चंद्रगुप्त सेकंड ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, स्कंदगुप्त ने? बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कौन से गुप्त शासक के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था? क्या आंसर है इस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा कि इनमें से जिस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। दरअसल क्या है कि भारत पर हुनों का जो सबसे पहला जो आक्रमण है वो 455 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 455 ईस्वी में। और ये किसके समय हुआ था? भी स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। और इसका जो आक्रमणकारी था ना, उसका नाम क्या था? तोरमान था। क्या नाम था? तोरमान। लेकिन जो स्कंदगुप्त है ना, उसने हुनों को पराजित कर दिया था पहले आक्रमण में। हालांकि यह बात अलग है कि बाद में जो हुन है ना, ये काफी हावी हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने दरअसल क्या है कि जो हुनों के द्वारा यहाँ पर बाद में साम्राज्य भी स्थापित कर लिया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष को किसने पराजित किया था? भास्कर ने किया था, शशांक ने किया था, दुरोसेन ने किया था या पुलकेशिन सेकंड ने किया? बताइए। यानी जो हर्षवर्धन है ना, उन्हें पराजित करने वाला शासक इनमें कौन था? भास्कर था, शशांक गौड़ था, दुरोसेन था या पुलकेशिन सेकंड था? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें वो कौन सा रहेगा? पुलकेशिन सेकंड, डी रहेगा करेक्ट आंसर। आपको पता है ना, पुलकेशिन सेकंड ये वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। वातापी के कौन से वंश का शासक था? ये चालुक्य वंश का शासक था, जो दक्षिणी भारत में सक्रिय था। ठीक है ना। और इसने 630 में नर्मदा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को पराजित करने का जो वर्णन है ना, वो अपने को एक लेख में मिलता है जिसका नाम क्या है? एहोल लेख। ये जो एहोल लेख है ना, ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति ने इस लेख में खुद को कालिदास और भौभूति के समान बताया है। किसके समान? कालिदास और भौभूति के समान बताया है। ठीक है ना। दरअसल इसमें भौभूति नहीं, सॉरी, भारवी के, कालिदास और भारवी के समान। ठीक है ना। ये जो पुस्तक है ना, सॉरी, ये जो लेख है ना, ये दरअसल पहला लेख है जिसमें कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में ये पहला लेख है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। यानी जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, जो राजस्थान में भी सक्रिय थे, आपको पता है बीनमाल में। ठीक है। इनके बारे में जानकारी सबसे पहले कौन से लेख में मिलती है? एहोल में। सेकंड ग्रेड में आ चुका है कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन लेख कौन सा है? तो भी एहोल लेख है। ठीक है। और यही लेख है जो सबसे पहला लेख है भारत का, जो महाभारत के काल से प्रारंभ होता है। मतलब महाभारत का जो काल था ना, उसे निर्धारित। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने नहीं लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया? भी
राष्ट्रकूटों ने नहीं लिया था, प्रतिहारों ने नहीं लिया था, पालों ने नहीं लिया था, या चालुक्यों ने नहीं लिया? बताइए। त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से किसने भाग नहीं लिया? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है सही आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बताइए भाई, किसने भाग नहीं लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जिस शासकों ने भाग नहीं लिया वो कौन थे? भी चालुक्य थे। आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ये प्राचीन काल में काफी बड़ा संघर्ष माना जाता है। और ये जो संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें तीन थे, एक तो प्रतिहार थे, एक पाल थे, एक राष्ट्रकूट थे। ये तीन थे, ठीक है ना। सबसे पहले जो प्रतिहार शासक जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम था वत्सराज। पाल शासक उस समय कौन था? धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट शासक उस समय कौन था? दुरोफस्ट था। ठीक है, उनके समय में ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये जो संघर्ष है ना, पहली बार ये दुरोफस्ट ने जीता था। ठीक है, बाद में यहाँ पे आ गया था नागभट्ट सेकंड, और यहाँ पे देवपाल आ गया था। सॉरी, यहाँ पे धर्मपाल ही था, सॉरी दूसरे में तो। और यहाँ पे था गोविंद थर्ड। ये नागभट्ट सेकंड ने जीत लिया था। जबकि इसका अंतिम रूप से जो अंत है ना, वो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। अंतिम रूप से अंत किसने किया था इसका? मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती है ना, वो कहाँ पे रहते थे? दिल्ली में रहते थे, अजमेर में रहते थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे, या लाहौर में रहते थे? बताइए। प्रसिद्ध जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती, ये कहाँ पे रहते थे? ये आपको आंसर बताना है। दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कहाँ रहते थे सलीम चिश्ती? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा, जो प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती है वो दरअसल फतेहपुर सीकरी में रहते थे। यानी सलीम चिश्ती है ना, वो आपको पता है ना, अकबर के गुरु थे। किसके गुरु थे? अकबर के गुरु थे। और कहते हैं इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। यानी जहांगीर का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है ना। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में उनका जन्म हुआ था 1569 में, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर पहले उनका नाम क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थन सूफी जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा गया है, वह जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन तीन खलीफाओं से भी आगे है, वो कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी, दारा सिको था, ख्वाजा बाकी बिल्ला था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन था वो? यानी किसने किया था समर्थन वहदतुल सऊद का, और उसने कहा था कि वो आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन खलीफाओं से आगे था। ठीक है, जिसने खुद को इस्लाम का यानी धर्म का सुधारक भी कहा गया था। ठीक है, वो कौन था? शेख अहमद फारूक सरिंदी था, दारा सिको था, ख्वाजा बाकी बिल्ला था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये था शेख अहमद फारूक सरिंदी, ये था दरअसल। और इसने, ये पहले अकबर के समय था और फिर जहांगीर के भी समकालीन था। दरअसल इसने जो अकबर की उदार प्रवृत्तियां थी ना, उनका पूरी तरह से विरोध किया था, और इसीलिए जहांगीर ने इसे पकड़ करके जेल में डाल दिया था। किसको? अहमद फारूक सरहिंदी को। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देलवी थे, सलीम चिश्ती थे, या शेख बाउद्दीन जकारिया थे? बताइए। मध्यकालीन जो सूफी थे ना, उनमें सबसे धनी कौन थे? ये आपको आंसर देना है। निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, सलीम चिश्ती, या बहाउद्दीन जकारिया? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये सबसे आगे थे मध्यकालीन सूफियों में धनी के रूप में। दरअसल ये सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित थे। कौन से? सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित थे एक्चुअल में। और आपको पता है सुहारवर्दी जो सिलसिला है ना,
दरअसल ये उपहारों को भी स्वीकार करता था और सुल्तानों द्वारा दिए गए पदों को भी ये स्वीकार करता था। ठीक है ना। इसने दरअसल बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? इल्तुतमिश की इसने सहायता की थी। किसके विरुद्ध सहायता की थी इल्तुतमिश की भी? नासिरुद्दीन कुबाचा के खिलाफ की थी। किसके खिलाफ की थी? नासिरुद्दीन कुबाचा के खिलाफ इसने सहायता की थी। किसने? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। ठीक है। इसीलिए जो इल्तुतमिश है ना, इसने बहाउद्दीन जो जकारिया है उसे शेख उल इस्लाम का पद दिया था। ठीक है ना। और उसे काफी सारी जागीर भी दी गई थी। किसको? बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा धन था। बाकी तो सारे आपको पता है कि चिश्ती सिलसिले से थे। और चिश्ती सिलसिले के जो संत होते थे वो न तो कोई पद स्वीकार करते थे, न ही कोई उपहारों को स्वीकार करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई जाती है, एकल संक्रमण अपनाई जाती है, अप्रत्यक्ष मतदान अपनाया जाता है, या सारे के सारे? बताइए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। तो ये सभी जरूरी होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर इसमें डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? यानी सबसे पहले इनमें से कौन थे जो निर्विरोधी चुने गए थे? बीबी गिरी चुने गए थे, या फिर नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे, या राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, या एपीजे अब्दुल कलाम? बताइए। यानी इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध बने थे? बीबी गिरी बने थे, नीलम संजीव रेड्डी बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, एपीजे अब्दुल कलाम बने। क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा कि निर्विरोध इनमें से कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी बने थे। बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? अभी लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, या किसी के द्वारा नहीं लाया जा सकता? बताइए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो आरोप है वह संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है सही आंसर। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा सी, यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो राष्ट्रपति है ना उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। तो सी रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी कोई भी विधि है उसके प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किसके द्वारा लिया जा सकता है? किसको अधिकार है? भी राष्ट्रपति को अधिकार है, प्रधानमंत्री को अधिकार है, किसी भी उच्च न्यायालय को अधिकार है, या उपरोक्त सभी को अधिकार है? बताइए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त सभी को? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए। बताइए। इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। ए रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? अनुच्छेद 32 में कर सकता है, अनुच्छेद 129 में कर सकता है, अनुच्छेद 143 में कर सकता है, या अनुच्छेद 132 में कर सकता है? बताइए। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को? ये आपको बताना है सही आंसर। 32, 129, 143, 132। इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। अनुच्छेद जो 143 है ना वो दरअसल उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। 25। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? अभी 2 का कर सकता है, 12 का कर सकता है, 10 का कर सकता है, या 14 का कर सकता है? बताइए। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? ये आपको आंसर बताना है। 2 का, 12 का, 10 का, 14 का? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। यानी टोटल जो 250 सदस्य होते हैं ना, 238 है
वो तो चुने जाते हैं, जबकि जो 12 होते हैं ना उनको मनोनीत किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बी रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है भी? वे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है, या इनमें से सभी? बताइए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या है, मतलब ये बताना है आपको सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सभी मंत्रियों उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा सी, कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? बताइए, इनमें से कौन सा प्रावधान है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? भी अनुच्छेद 70 करता है, अनुच्छेद 72 करता है, अनुच्छेद 74 करता है, या अनुच्छेद 75 करता है? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, ये आपको बताना है। सही आंसर बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा पदच्युति को विवेचित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें अनुच्छेद 75, डी रहेगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी वो मंत्री जो संसद के सदन होते हैं उनमें किसी का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ सकता है। कब? 6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद? बताइए। संसद के सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना कब पड़ सकता है? अभी 6 माह बाद पड़ सकता है, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या 3 वर्ष बाद? तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो बताइए। इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा। कितने माह बाद? 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यानी जो राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है उनमें से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? भी अनुच्छेद 176 संबंधित है, अनुच्छेद 123 संबंधित है, अनुच्छेद 177 संबंधित है, या अनुच्छेद 173 संबंधित है? बताइए। यानी इनमें से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ये आपको बताना है। सही आंसर 176, 123, 177, 173। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें कौन सा? अनुच्छेद 176। यानी अनुच्छेद जो 176 होता है वो राज्यपाल है ना, उसके अभिभाषण से संबंधित है। तो ए रहेगा भी इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? बताइए। कौन से अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया कि वो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त कर सकता है? अनुच्छेद 223 में दिया गया है, अनुच्छेद 323 में दिया गया है, अनुच्छेद 333 में दिया गया है, या अनुच्छेद 303 में दिया गया है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बता दीजिए। अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303। क्या रहेगा इसका सही आंसर? बताइए, बता दीजिए। इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। अनुच्छेद जो 333 है ना, उसके अनुसार वो किसी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विवरणों पर विचार करना। आपको ये जो विवरण है ना, उन पे विचार कीजिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए,
नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। यानी इनमें से कौन सा जो विवरण है वो सही है? सिर्फ एक सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या एक दो और तीन तीनों सही है? बताइए कौन सा जो विवरण है वो राज्यपाल के बारे में सही है, ये आपको बताना है आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन, बता दीजिए। तो इसका सही आंसर इसमें केवल पहला रहेगा, यानी अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। 40 वर्ष नहीं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था? यानी पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? अभी गांधी जी ने कहा था, तिलक ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या अंबेडकर ने कहा था? बताइए। यानी पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला किसके द्वारा कहा गया, ये आपको आंसर देना है। गांधी जी ने कहा था, तिलक ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या अंबेडकर ने कहा था? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बता दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा ये आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला। ठीक है ना, स्कूल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये किसने कहा था? अभी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है? बताइए कौन से संविधान संशोधन के बाद में पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या रहेगा इसका सही आंसर, बताइए। काफी जीए क्वेश्चन काफी बार पढ़ा होगा आपने, तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा। जो 73वां संविधान संशोधन है ना, उसके बाद में ही पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसमें सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को राज्य में कब लागू किया गया था? यानी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 था, उसे राज्य में कब लागू किया गया भाई? 1 नवंबर 1953 को लागू किया गया, 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया, 1 जनवरी 1954 को लागू किया गया, या 1 जनवरी 1953 को लागू किया गया? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को राज्य में कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बता दीजिए, क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा। 1 जनवरी 1954 को, यानी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1935 को राजस्थान में कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1954 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। हरमटन जो शुष्क पवन होती है कहां उड़ती है भी? उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ती है, दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ती है? बताइए। सारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवन है हरमटन, ये कहाँ उड़ती है, ये आपको बताना है आंसर। उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर? क्या रहेगा इसका सही आंसर, बता दीजिए। इसका सही आंसर रहेगा इसमें कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन का 36वें क्वेश्चन का सही आंसर सी रहेगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? व्यापारिक जो पवनें होती है उनकी परिघटना किस कारण से होती है भी? उष्मा के चालन के कारण होती है, उष्मा के संवहन के कारण होती है, उष्मा के विकिरण के कारण होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। व्यापारिक पवनों की जो परिघटना है वो किस कारण से होती है, ये आपको आंसर बताना है। उष्मा के चालन से होती है, उष्मा के संवहन से होती है, उष्मा के विकिरण से होती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस क्वेश्चन में 37वें में, वो कौन सा रहेगा? उष्मा का संवहन। ठीक है ना, उष्मा का संवहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। व्यापारिक पवनों की जो परिघटना है ना वो किससे होती है? उष्मा के संवहन से। तो बी रहेगा भी इस क्वेश्चन का सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि डोलडम क्या होता है। डोलडम किसे कहते हैं भी? उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी को कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी को कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी को कहते हैं, या उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी को कहते हैं। बताइए, उष्ण कटिबंधीय नए पवन पट्टी को, बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। डोलडम क्या है ये आपको बताना है आंसर। इसका सही आंसर पता चल गया होगा आपको। उष्ण कटिबंधीय जो पवन पट्टी है उसे ही क्या कहा जाता है? डोलडम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जो सिरोको जो नाम है वो कौन से अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है भी? एक स्थानीय पवन के लिए होता है, एक ज्वालामुखी के लिए होता है, एक द्वीप के लिए होता है, या एक महासागर के लिए होता है। बताइए, सिरोको जो नाम है ना वो किस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको आंसर बताना है। एक स्थानीय पवन के लिए, एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। बताइए, तो ये एक स्थानीय पवन होती है जिसके लिए ये नाम प्रयुक्त होता है, तो ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर रहे। रीट वाले जो अभ्यर्थी हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, अच्छी तरह से पेपर करके आए। ठीक है, और मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास 3:55 होती है और एक होती है 8:30 बजे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा इन्हें। ठीक है, आप या आपका कोई भी मित्र अकेडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।